तो सबसे पहला टूल क्या था? बिजनेस मैनेजर, जो ओवरऑल आपके कंप्लीट बिजनेस एसेट्स को मैनेज करता है, होल्ड करता है। पहली चीज आ गई। दूसरा क्या था? एड्स मैनेजर था, एड अकाउंट था, उसके अलावा बिलिंग्स, उसके अलावा पेज, पिक्सल, ये सारे क्या थे? एसेट्स थे आपके, किसके? बिजनेस मैनेजर के। यानी कि आपका ओवरऑल जो भी बिजनेस मैनेजर जो आपको क्रिएट किया है, जितने भी आपके उसके एसेट्स हैं, वो कौन होल्ड करता था? बिजनेस मैनेजर होल्ड करता था। पेज किस लिए था? अपनी प्रोडक्ट को शो करवाने के लिए, मार्केट में लोगों को दिखाने के लिए। एड अकाउंट किस लिए यूज होता था? एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आगे आए फर्दर थर्ड लेक्चर में, तो उसमें हमने ऑडियंस की जर्नी पढ़ी। फर्दर क्या उससे पहले पढ़ी मेटा का एल्गोरिथम। मेटा टारगेट किस तरह करता है, लोगों तक कैसे जाता है, ऑडियंस की टारगेटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो ऑडियंस टारगेटिंग में हमने ये चीज देखा कि मेटा सबसे पहले जब आप कोई भी कैंपेन चलाते हो तो मेटा क्या करता है? आपके ऑब्जेक्टिव या आपके जो आपने ऑडियंस सेट की होती है उसके अगेंस्ट ऑडियंस को फाइंड आउट करता है अकॉर्डिंग टू योर बजट। जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या जाएगा? आपकी टारगेटेड ऑडियंस तक जाएगा, फाइंड आउट करेगा। उस टारगेटेड ऑडियंस से जब आपके रिजल्ट्स आते हैं, मिसाल के तौर पे आपका कोई भी रिजल्ट आए, आपका ऑब्जेक्टिव था परचेज था, आपका ऑब्जेक्टिव था लीड्स, आपका ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था, जब वो उसको मैच करता है तो जो ऑडियंस आपके ऑब्जेक्टिव को मैच कर लेते वो उस किस्म की ऑडियंस को मजीद फाइंड आउट करने लग जाता है। एग्जांपल मैंने ये देती कि अगर पहले दिन हमारे ऐड ने 100 लोगों को रीच किया, उसमें से 20 ऐसे थे जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस थी, तो उसमें से जो 80 था वो उसको निकालेगा, नेक्स्ट डे उस 20 के रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर ऑडियंस में जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आती थी स्केलिंग। स्केलिंग में हमने क्या किया था? दो टाइप की स्केलिंग है। कौन सी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में हम कैंपेन की डुप्लीकेशन करते हैं, यानी कि अगर आपका कोई क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको डुप्लीकेट कर लो, कोई ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही है आप उसको डुप्लीकेट कर लो, यानी कि आपकी ऑडियंस या क्रिएटिव के ऊपर रहते हुए आप अपने आप को स्केल करते हैं। दूसरी थी वर्टिकल। तो वर्टिकल में हम क्या करते थे? बजट इंक्रीज करते थे, यानी कि हमारे एनालिसिस की बेसिस के ऊपर लास्ट 7 डेज में या 3 डेज में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अगर वो मैच हो रहा है तो हम मेटा के ऊपर 10 to 20% बजट क्या करते हैं? ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते थे। इसके बाद हम आ गए कैंपेन्स के ऊपर। कैंपेन में हमने सबसे पहली जो कैंपेन पढ़ी वो सेल की। अब कोई भी कैंपेन चलाने से पहले हमने उसकी ऑडियंस सेगमेंटेशन करनी थी, तो हमने 3 पोर्शन में अपनी ऑडियंस को क्या किया? डिवाइड किया। कौन सी थी? टॉप, मिडल, बॉटम। 3 मेन ऑडियंसेस थी जिसके अंदर हमने अपने ओवरऑल ऑडियंस को डिवाइड कर दिया। अब उसमें टॉप कौन सी थी? जो पहले आपके साथ इंटरेक्ट नहीं हुई, न्यू ऑडियंस, यानी कि ब्रॉड इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस आपकी किसमें फॉल करती थी? टॉप ऑफ द फनल में। मिडल फनल में कौन सी ऑडियंस थी? वो लोग जो आपके साथ इंटरेक्ट हुए, यानी कि वो लोग जो आपके इंस्टाग्राम पे आए, फेसबुक पेज पे, या ऑल वेबसाइट विजिटर्स, ये किसमें फॉल करते थे? मिडल में। इसके बाद है बॉटम फनल, तो जिन्होंने एक सर्टेन इवेंट तक पहुंचे वो कौन थे? बॉटम ऑफ द फनल वाले, यानी कि जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, परचेज किया या इनिशिएट चेकआउट तक गए, तो सब किस में आ गए? बॉटम ऑफ द फनल। इसके बाद हमने पढ़ी ऑडियंस जर्नी, कि ऑडियंस की पूरी जर्नी क्या है। तो जितने भी इवेंट्स हैं वो एक ऑडियंस की जर्नी है। मिसाल के तौर पे एक ऑडियंस का एक पर्सन कोई भी है जो आया, उसने आपके ऐड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो लैंड हुआ, लैंड होने के बाद उसने प्रोडक्ट व्यू की, प्रोडक्ट व्यू करने के बाद ऐड टू कार्ट किया, इंफॉर्मेशन पुट की, उसके बाद चेकआउट पे गया, परचेज, उसके बाद पेमेंट, अपनी जो इंफॉर्मेशन है या पेमेंट डिटेल्स है वो ऐड की, और परचेज की तरफ फिर एंड हो गया। तो ये कंप्लीट उसकी क्या थी? जर्नी थी। अब इस जर्नी के बेसिस के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं कि किसी ब्रांड की कितनी स्ट्रॉन्ग मिडल ऑफ द फनल है और कितनी उसकी बॉटम ऑफ द फनल स्ट्रॉन्ग है, और इसी बेसिस के ऊपर हम डिसीजन लेके मिडल और बॉटम की कैंपेन्स जो हैं वो चलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताया था कि मेन केपीआईज कौन कौन से हैं। 3 मेन केपीआईज हैं। केपीआईज मीन जिनकी बेसिस के ऊपर आप एनालिसिस करते हो, वो कॉलम्स, वो इनसाइट्स जिसकी बेसिस के ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हो। सीपीएम, सीटीआर, आरओएस, ये 3 मेन है।
इनकी आप अगर अच्छी तरह इनको थोड़ा सा देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आपकी कैंपेन अच्छी जा रही है, नहीं जा रही, कैंपेन के अंदर चेंजिंग होने वाली है, नहीं होने वाली, कौन सी चीज डाउन है, उसके अगेंस्ट क्या चीज चेंज हम कर सकते हैं, ये सारी हमने उस लेक्चर में स्टडी की। इसके बाद हमारे सेल्स के ओवरऑल हमने कैंपेन बनाई, लुकअलाइक ऑडियंस, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, एक क्विज हुआ, उसके बाद 2 दफा मैंने आपसे क्लास में प्रैक्टिस करवाई जो आपके अपने पर्सनल लैपटॉप पे है। मेरे लैपटॉप पे आगे फर्दर बहुत जो भी आगे करता रहे परफॉर्मेंस, उन्होंने कैंपेन्स क्रिएट की और उन कैंपेन्स को हमने एनालिसिस किया था, जिनके ऊपर रिजल्ट्स आए थे उनको हमने स्केल किया। तो ये 1 मंथ की जर्नी के अंदर अगर आप अब अपने आप को बैठ के सोचो, जब पहला लेक्चर था ये सारा कुछ भी पता था, ब्लैंक थे, कोई मुश्किल थी इस चीज के अंदर, इजी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है ये। अगर आपको माइंड में अभी भी है कि भाई अगर आपको पता नहीं टिकटॉक एड्स क्या होगा या गूगल एड्स क्या होंगे या स्नैपचैट, जिस भी कैटेगरी की तरफ हम मूव ऑन करना चाहेंगे, या कैनवा की तरफ मेरा है माइंड किया थोड़ा सा आपको कैनवा का 1 आधा हफ्ता लगा के 2-3 लेक्चर, ताकि आप एटलीस्ट क्रिएटिव खुद भी बनाने आते, ठीक है, वो करके तो फिर हम किस तरह मूव ऑन कर देंगे, टिकटॉक एड्स की तरफ चले जाएंगे। सर गूगल एड्स अगर करवा दें कैनवा, यार गूगल एड्स बहुत ज्यादा टेक्निकल है, वो आपको समझने में टाइम लगेगा। पहले वो ना करें, पहले गूगल एड्स कर लेना सर। उसमें आप इंटरेस्ट के ऊपर बिजनेस किस तरह करना लोगों को कि उसके ऊपर वो अपनी पोस्ट वगैरह डिजाइन करके लगा रहे हैं, वहां से वो बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, वो भी एक किस्म का आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। वो ज्यादा बेटर है मेटा या टिकटॉक, इंस्टाग्राम, किसको हम कर सकते हैं? देखो आप अभी मार्केटिंग सीख रहे हो, तो मार्केटिंग में तो ये मेन प्लेटफॉर्म्स है। मिसाल के तौर पे हम कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनमें से पूछो कितने की पिंटरेस्ट की आईडी है? अभी न्यू है, कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर किसी की है भी से तो प्रॉपर आईडी नहीं होगी, जीमेल से लॉगिन किया होगा उसे बस। जो एक आई थिंक थ्रेड्स के नाम से है, थ्रेड भी मेटा की पार्ट है, ठीक है जी सर। तो ये सारी हमारी जर्नी थी 1 मंथ की। सीपीएम, सीटीआर, आरओएस, ये 3। सीपीएम क्या है? कॉस्ट पर माइल या कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, यानी कि 1000 इंप्रेशन लाने में मेटा ने आपसे कितना चार्ज, ये आपका सीपीएम। सीटीआर है क्लिक थ्रू रेट, टोटल जितने लोगों तक आपका ऐड गया उनमें से कितने % लोगों ने आपके ऐड के कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया, ये आपका सीटीआर है। मिसाल के तौर पे 1000 लोगों तक ऐड किया है, 100 लोगों तक ऐड किया, उसमें से 4 लोगों ने आपके कॉल टू एक्शन या जो भी आपने लगाया, शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, लर्न मोर, जो भी बटन लगाया हुआ है उस पर अगर क्लिक किया है तो वो क्या है, 4% आपका सीटीआर आ जाएगा, ये सीटीआर है। और आरओएस होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि आपने ऐड के ऊपर स्पेंड कितना किया और उसके अगेंस्ट आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था, टोटल परचेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल स्पेंड, आपका आरओएस कैलकुलेट हो जाएगा। ये सर मल्टीपल बाय 100, ठीक है। मेटा की मेन क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट। इसमें अभी क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट करें हमें कोई ब्रांड कोई भी हमारा चाहते हैं, वो कहते हैं कि जी आप हमारा ऐड करते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट टाइम उससे डीलिंग कर रहे हैं, तो आप हमें ये गाइड करें कि जब हम उससे डीलिंग करते हैं तो हमने कैसे अपना मतलब उससे क्या चार्जेस लेने हैं, किस तरह से, ये थोड़ा सा गाइड करें। ओके, सबसे पहली चीज जो आपकी आती है वो ये, अगर तो आप फ्री लॉन्चिंग कर रहे हैं, मतलब हमारा फर्स्ट ऑर्डर हमें, अगर आप किसी के साथ क्लाइंट के साथ काम करना चाह रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि उस क्लाइंट का एंड गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपसे रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, किस किस्म की कैंपेन्स चला रही है। देन आप डिसीजन लेते हो कि आपने कितने चार्जेस लेने। आइदर उसका बिजनेस B2B है, B2C है, क्या बिजनेस है, ठीक है। अगर तो वो B2C है यानी कि डायरेक्ट सेल्स के ऊपर है, तो फिर तो आपके लिए बेटर जो ऑप्शन है वो आएगा परसेंटेज बेस्ड। लेकिन क्योंकि आप न्यू हो, आपको उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं सेल्स ला सकता हूँ, तो उसके साथ एक छोटी अमाउंट के ऊपर आप रिटेनर के ऊपर चलिए, ठीक है। न्यू है तो 15 से 20 हज़ार पर मंथ पे वो आपको कर सकेगा, मैक्सिमम जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन रिटेनर के ऊपर उसको माइंड में ये आ रहा है यार मैंने से 20,000 देने ही देने। परसेंटेज मॉडल के ऊपर उसके माइंड में एक लालच आती है कि यार सेल लाएगा तो मैंने पैसे देने, ठीक है। अब इंडस्ट्री जो रेट चल रहा है वो ये है कि आपका डिफरेंट मार्जिन है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी सेल 1 लाख से 1 मिलियन के दरमियान में है तो आप 5 to 6% चार्ज कर रहे हो, यानी कि 1 लाख रुपए की अगर आपने सेल जनरेट की है तो 5,000 की आपकी इनवॉइस बनेगी। अब जितनी सेल आप इंक्रीज करते जाओगे
उतनी आपकी परसेंटेज बढ़ती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर वो 1 लाख से 1 मिलियन की हमने सेल जनरेट करनी है तो उसके लिए हम उसको क्या गाइड करेंगे कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें? पहली चीज, अगर तो न्यू ब्रांड है तो आप कोई भी चीज उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यू है, आपको नहीं पता। आप एक चीज कर सकते हैं, उस ब्रांड के रिलेटेड कंपटीटर एनालिसिस कर लो। मिसाल के तौर पे जिस ब्रांड के साथ आप काम करने जा रहे हो वो कितने रुपए की चीज दे रहा है, उसका कंपटीटर कितने की दे रहा है। मिसाल के तौर पे वही सेम वुमेन वेयर की बात मैं करता हूँ, वही सेम जोड़ा लगा हुआ है 10,000 का, आप दे रहे हो 15,000 का, तो आपकी सेल नहीं निकलेगी, न्यू ब्रांड पे सेल नहीं निकलेगी। उसको थोड़ा सा स्केलेबिलिटी के लिए टाइम लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर न्यू क्लाइंट है तो उसको पहले दिन माइंड में डाल दो कि 3 महीने तो मिनिमम लगेंगे आपके ब्रांड यानी आपके पिक्सल को मैच्योर होने में, ठीक है। एक चीज ये उसके माइंड में बता दो। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी आप उसके साथ एक परसेंटेज मॉडल पे जाओ तो वो ज्यादा, मुझे जो अच्छा लगता है मॉडल वो परसेंटेज मॉडल। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी एक हंगर होगी कि मैंने सेल बढ़ानी है, उसको भी यही होगा कि यार सेल बढ़े। और सर मंथ एंड पे जब इसकी हम वीकली रिपोर्ट बनाएंगे या मंथ एंड? मंथली रिपोर्ट्स उसमें थोड़ा सा गाइड करें, उसमें क्या क्या? मंथली रिपोर्ट में आप सिंपल से बताओ कितनी सेल आई है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना आपने स्पेंड किया, आरओएस आपका ये बात है, मैक्सिमम ये चीज है, ठीक है। दूसरा, परसेंटेज मॉडल के ऊपर आपकी जैसे जैसे उसकी सेल इंक्रीज होती जाती है आपकी परसेंटेज कम होती है। अगर 1 मिलियन क्रॉस कर गया 1 से 2 तक है तो वो मैक्सिमम मिल गया आपसे तो 4% का है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 मिलियन पे आपने 5% 5 to 6% पे आप लॉक कर लो। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 लाख की सेल करते हो तो महीने का आपको 50,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रिटेनर पे जाओगे वो 30 से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि जब हमने 1 लाख से 1 मिलियन की सेल लेके जानी है, एक न्यू ब्रांड है, तो उसको हम क्या गाइड करें? वो भी क्लाइंट बिल्कुल मिनिमम उसे को आपका एड स्पेंड जो है वो 2 लाख के करीब है मंथली। सर अगर कोई ऐड हम चलाने से 5-6 मंथ हो गए हैं और उसके ऊपर एक दिन में ऐड जो सेल्स आ रही है 4 से 5 आ रही है, अगले दिन फिर दोबारा से 1 आ गई है, फिर अगले दिन 4 से 5 या 6-7 आ गई है, कंटिन्यूटी नहीं है एड्स के अंदर। वो बजट का मसला है या कोई ऐड? बजट का नहीं है, आप उसको देखो कि पहले जिन दिनों में सेल्स आ रही है, ठीक है, उन डेज का टाइम पीरियड निकालो, किस टाइम जोन में ज्यादा सेल, किस एरिया से आ रही है। एक कैंपेन बना लो जो एनालिसिस बेस्ड हो, जिसमें आप एरिया, टाइम, ईच एंड एवरीथिंग उस एनालिसिस पे बेस्ड उसको चला के, ठीक है। दूसरा, उसका थोड़ा सा बजट इंक्रीज करके देखो, बजट इंक्रीज करो, मे भी वो अच्छी परफॉर्मेंस पे चलेगी। सर ये भी वजह हो सकती है कि क्रिएटिव सही नहीं होगा। क्रिएटिव अगर खराब होते तो एक दिन सेल दे रहा है, एक दिन नहीं दे रहा, ठीक है, तो मे भी वो बजट की वजह से ना। इसमें सर अगर फर्स्ट करें हम ऑर्डर ले आते हैं, कोई कोरियर कंपनी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑर्डर जो है वो नहीं वहाँ पे डिलीवर होगा, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या कंपनी की होगी? वो कंपनी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हमेशा रिटर्न रेशो जो होता है ना वो मैनेजेबल होता है, मेजरेबल होता है। मैक्सिमम भी जाएगा ना तो 15 to 20% रिटर्न रेशो मैक्सिमम है, इससे नीचे ही हमारी सिर्फ क्या रिटर्न रेशो है आपकी? सर 2%, ठीक है जी, नॉर्मल जी। अगर इससे ऊपर जा रहा है 10% से ऊपर रिटर्न्स आपकी चली गई हैं तो फिर आप उसको कहो कि कुरियर कंपनी के साथ अटैच में। मिसाल के तौर पे कुरियर कंपनी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर रही, प्रॉपर उनका ऑर्डर टाइम पे नहीं जा रहा है। सर ये कॉल पे भी कंफर्म। दूसरी चीज, ऑर्डर भेजने से पहले ही कॉल पे कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्मेशन लेनी जरूरी है, ये चीज है, ठीक है। अगर आप अलाउड ऑफर करते हैं फिर तो कोई मसला नहीं। और दूसरी चीज आपको जो मेन चीज फेस करनी पड़ेगी वो ये कि क्लाइंट के साथ जो आप परसेंटेज डिसाइड करते हो ना वो ये नहीं होती कि मैंने ये सेल जनरेट कर दी, आपकी नेट सेल के ऊपर परसेंटेज होती है, इतनी सेल डिलीवर हुई है, डिलीवर सेल ठीक है। आप चाहे 1 मिलियन की सेल जनरेट करते हो, डिलीवर जितनी हुई है उसके ऊपर उसने आपको परसेंटेज दिया। मैंने भी बात की अलाउ टू ओपन की, तो मैंने अपना सीओडी अकाउंट बनाया था लैपटॉप के थ्रू, वो तो नहीं अलाउ करते कि हर पूरी कंपनी अलाउ है। मैंने सर उनसे 3-4 दफा जाके उन्होंने आपको ऐसे गेड़ा करा दिया होगा। मैं अभी लेपर्स के साथ काम कर रहा हूँ, एक ब्रांड अलाउ को, ठीक है। हर कंपनी ये चीज, हाँ, कंपनी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी खत्म कर देती है कि आपकी एग्जैक्ट प्रोडक्ट वापसी आए अगर रिटर्न। इसमें सर एक लास्ट क्वेश्चन, एक चीज़ ये गाइड करें, हमें जो प्रोडक्ट सेल करनी है तो इसमें 2 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं कि एक तो कस्टमर पेमेंट करेगा कोरियर की, एक हमें खुद करनी पड़ती है, तो इसमें ये कोई
लिमिट होती है कि आपके कितने ऑर्डर जाएंगे तो वो अकाउंट दूसरा बनेगा जिसमें कस्टमर पे करता है। उसी अकाउंट में होता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन से ऑफर पे जाना COD में zero लगा लो। कैश। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ये चीज होती है कस्टमर पे करेगा या आप पे करोगे। अब इसमें आपने कुरियर कंपनी पे नहीं लगना था। आप जब ऑर्डर प्लेस करवा रहे हो ना वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, वहीं पे कुरियर कंपनी के चार्जेस शो हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी 2000 रुपए की प्रोडक्ट है, मेरी कुरियर कंपनी के चार्जेस 300 रुपए बन रहे हैं, शिपिंग चार्जेस इस समथिंग, तो क्या होगा 2000 नीचे शिपिंग चार्जेस आ जाएगा 300 रुपए। प्रोसीड पे जब वो जाएगा परचेज के ऊपर जाएगा तो वो ऑर्डर 2300 रुपए का प्लेस होगा। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, मैं जब ऑर्डर कुरियर कंपनी के पास बुक करवाने गया हूँ तो वो चार्जेस 300 मुझे पे करने पड़ते हैं, लेकिन तो फिर आपका कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ही नहीं है। है वो COD पे तो कस्टमर देगा। सीओडी पे तो देखो, पहली चीज सीओडी के ऊपर तो आपको खुद जाना ही नहीं पड़ता, वो आपके घर आएंगे जो भी आपने एड्रेस दिया। COD में भी कैटेगरी है। अब जो मैं कर रहा हूँ मेरा स्टार्ट पे था तो वो मेरे आपने पे करना है। अगर आप वीकली नहीं, वो आपको या तो मिसगाइड कर रहे थे, ठीक है, या फिर वो कोई और चक्रों में कंप्लेन कर दी, आप कंप्लेन उसकी कर सकते हो। पहली चीज, आपका स्टार्टअप ब्रांड है, दिन का 1 ऑर्डर है, दिन के 3 ऑर्डर है। कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर कभी भी कुरियर कंपनी आपको नहीं कहेगी कि हमारे ऑफिस आके सबमिट करवाओ अपना ऑर्डर। कुरियर कंपनी का पर्सन आपकी जो लोकेशन आपने प्रोवाइड की होती है फॉर्म के अंदर, वहीं से आके आपका ऑर्डर पिक करेगा और वो लेके जाएगा। इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ये आपको वो मिसगाइड कर रहे हैं कि एक मॉडल ये एक मॉडल, एक ही मॉडल है कैश ऑन डिलीवरी का, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी का सिर्फ एक ही मेथड है। सीओडी का मतलब क्या है कि कैश वहां से हमें रिसीव होना है, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या, आप पेमेंट अलग दे रहे हो, वो उधर से अलग डिडक्ट कर रहा है आपकी पेमेंट्स। कैश ऑन डिलीवरी में मिसाल के तौर पे आपका दिन का एक मिसाल है, हफ्ते की होगी लाख रुपए की सेल, ठीक है, उसमें से 10,000 रुपए बन रहे थे आपके डिलीवरी चार्जेस, उस लाख में से 10,000 डिडक्ट करेंगे, 90,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये सिंपल सा इसका मेथड। तो वो आपको या तो मिसगाइड कर रहे थे या फिर उनका बंदा आपसे पैसे डबल ले रहा था, वो एक अलग स्टोरी। सर जी, दराज का तो इसी तरह दो है, जैसे सर ने बताया कि एक पे आप देना पड़ेगा, एक को आप। दराज का और मॉडल है, दराज का कंप्लीटली डिफरेंट है। उनका टोटली सेट। अच्छा, उसमें सर मेरा जो एक्सपीरियंस है दराज का, वो इतना ज्यादा टैक्स काटते हैं कि आप टैक्सेस तो बचे एक मिनट रुको, आपको क्या लगता है इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पड़ेंगे? 4% है अभी भी COD पे। 4% कैश ऑन डिलीवरी टैक्स है, ठीक है। हाँ जी। अब इस टाइम सादा पे के ऊपर, सादा पे चल रहा है आपका, नहीं सर, रेड डॉट रेड और चल रहा है क्या? सादा के पे के वो स्कैम्स आने लगे हैं, पता चला है? लोगों की पेमेंट्स डिडक्ट हुई हैं, लोगों की पेमेंट्स गायब हो गई हैं अंदर से, 1.5 लाख रुपए उड़ा है। उन्होंने क्या 48 आवर्स में अच्छा, कईयों के रिटर्न हुए, अभी तक कुछ के नहीं आते वापस। पहली चीज उनकी कोई हेल्पलाइन ही नहीं है, अच्छा, हैक हो गया, है हैक हो गया। जो भी हुआ उनका सिस्टम, ठीक है। अगर हम बैंक के थ्रू करते हैं आपका 4% हो गया टैक्स, सीधा सीधा कैश ऑन डिलीवरी का। बैंक के थ्रू अगर आप करते हो, कोई भी कार्ड लगाते हो, उस पर कितना टैक्स है? बैंक के थ्रू अगर आप करते हैं तो 60% मार्केटिंग का, एड्स का 20-25% 30% कर दिया। लोकल कार्ड के ऊपर इस टाइम 30% टैक्स है। 1 लाख की अगर आपने एड चलाया तो 30,000 रुपए सीधा सीधा गवर्नमेंट को आपने देना है, क्योंकि एड्स की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रही है, किस पे नहीं? ठीक है। रेड डॉट सही है। रेड डॉट ठीक है, लेकिन रेड डॉट भी वही सेम सिनेरियो है, ज्यादा पे वाला। सिक्योरिटी तो है नहीं ना कोई। टैक्स तो कम है ना। देखो टैक्स कम है, मिसाल के तौर पर आपने डॉलर रखा हुआ है, उसके अंदर $400 रखा हुआ है, क्या लूट गया आप, उसकी सिक्योरिटी है। सर मुझे पता चला कि अभी लाख डिडक्ट होने वाला है सर, हाँ। मैं उस टाइम डिडक्ट कर रहा तो ये या तो एक्टिव रहो, वाह खुद तो एक्टिव रहो। डेली पेमेंट निकाल दी जाती है। डिडक्शन होती है, ये चीज है। होने वाली है। अच्छा, दूसरी चीज पता चलता है, हाँ वो फेसबुक आपको बताता है ना कि अब जो है आपके ये चीजें होती ये हैं। तो सर फिर पाकिस्तान में रह के फिर बंदा करे क्या? तो पाकिस्तान में टैक्स इतना ज्यादा है। अब मिसाल के तौर पर हम लोग जिन ब्रांड से हम काम कर रहे हैं, आपको इस दफा आपने फील किया होगा, जितना भी ब्रांड है उसके ऊपर जो भी सूट आए ई की कलेक्शन का 12,000 15,000 से ऊपर है। ऐसी है क्या रीजन है? पहले 8,000 में 7,000 में आता था, वो टैक्सेस आप पे डाल रहा है सारी वो अब मैं आपको बताता हूँ, जो हम अब मैं आज भी अकाउंट्स के पास बैठ रहा हूँ तो हमें टैक्स भी दिखा रहा था। हमारा टैक्स करता है 28% मार्केटिंग चार्जेस, 4% कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस, 2.5% मेटा के चार्जेस। कितने हो गए? 28 4 32 और 34 34% ये टैक्स हो गया सीधा सीधा। 16% जीएसटी, 34 34 और 16 50% तो आप टैक्स पे कर रहे हो सीधा सीधा अपना गवर्नमेंट को।
जिसमें से सिर्फ 4% सॉरी 2.5% जो मेटा ले रहा है आपसे, बाकी सारे का सारे इनकी तकरीबन 48% टैक्स जो है वो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। अब इसकी वजह से क्या है, आपकी ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो बैठती जा रही है। ठीक है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री से दुनिया कमा रही है, लेकिन हम लोग उसको खुद खत्म कर रहे हैं। ब्रांड का क्या किया, इसका हाल क्या निकाला, वो यहाँ का कार्ड ही नहीं लगाते, वो कार्ड दुबई का लगा देते, बाहर का लगाते हैं। आप अक्सर देख रहे हो आप मुल्क में ज्यादा डॉलर की फ्लक्चुएशंस हो गई, ऐसे ही है। एकदम डॉलर रेट ऊपर चला गया था। उसकी रीजन ये थी कि लोगों ने यहाँ से पैसा निकाल के दुबई, अब मिसाल के तौर पे दिन का $1 ट्रिलियन का सिर्फ पाकिस्तान से एड्स चल रहे हैं, वो पैसा क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। अगर आप यहाँ पे वो चीज फैसिलिटेट करो, मिसाल के तौर पर इंडियन कार्ड के ऊपर 1% टैक्स है, दुबई के ऊपर 0% टैक्स है, आप वहां के कार्ड लगा सकते हो। ठीक है, इंडियन तो नहीं लगेगा, खैर दुबई का कार्ड आप लगा सकते हो। जी पेपाल किधर गया? पेपाल तो ओवर अमेरिका का वो से भी टैक्स यूएस है, उसके भी टैक्स है। अच्छा सर, एक डिजिटल मार्केटर के साथ जो बैठा हुआ था उसने कहा था कि मैं कह के आपका जो ऐड है वो किसी ऐसे पेज पे चलाऊंगा जिसके मिलियन फॉलोअर्स हैं। जैसे उसने मुझे दिखाया जियो टीवी का जो पेज था, न्यूज़ के दरमियान में ऐड चला, तो ऐसा भी कोई मेथड होता है कि हम अपनी मर्जी के पेज पे अपना ऐड चला सकते हैं? झूठ बोल, सर वो उस पे क्या गूगल एड्स पे चल सकता है, गूगल पे वो वो वीडियो ऐड गूगल एड्स पे चल सकता है, मेटा पे नहीं चल सकता। हम अपनी मर्जी के पेज पे चला सकते हैं। गूगल एड्स में आप अपनी मर्जी के YouTube चैनल के ऊपर चला सकते हो, लेकिन उसमें चैनल के ऊपर, मर्जी की वीडियो के अंदर नहीं चलेगा। आपको अगर लग रहा है कि आप 9 बजे की बुलेटिन में आपका ऐड चलेगा तो वो नहीं चलेगा, वो प्लेसमेंट वो खुद करेगा। अच्छा फर्ज करें आप किसी कस्टमर से हम डील करते हैं कि हम आपसे 5% लेके मिलियन की सेल पे, वो आउट ऑफ सिटी बैठा है, हम लाहौर में बैठे हैं, तो इसकी जो पेमेंट होगी वो एडवांस होगी या मंथ के एंड पे होगी? मंथ के एंड पे होगी। वो जब अगर आप वो आउट ऑफ सिटी है वो हमें नहीं बाद में पेमेंट इतना हम क्या करेंगे? एक्सेस आपके पास पड़ी, पेज आपके पास पड़ा, उसका हर चीज आपके पास है, आप एडमिन राइट्स लो उससे प्रॉपर। आप पहला मंथ तो देख लेंगे फ्री में कर लो। ठीक है, दूसरी बात पहला मंथ जाहिर सी बात है उसको भी आप पे ट्रस्ट होगा, आपको क्यों एडवांस पेमेंट दे, आप अगर सेल ना जनरेट कर सके फिर तो पैसा डूब गया। तो एडवांस पेमेंट के ऊपर बहुत कम लोग होंगे। अच्छा सर, इसमें क्वेश्चन है कि अगर लेट से यहाँ पे जैसे नॉर्मली जो जैसे आप जॉब के लिए जाते हैं ना, उसमें वो कहते ये हैं कि आपने जो क्रिएटिव्स है वो आपने खुद बनाने हैं, कैनवा के ऊपर बेशक आप बना लें, तो अच्छी जगह पे जाओगे ना जी तो कभी भी नहीं कहेगा। ये वो बंदा आपको कहेगा जो सारा काम गधे की तरह आपसे लेना चाहता है, पैसा बचा रहा है। इन अदर वर्ड्स। ब्लैक छोटे मोटे बैठे हैं जो सर। ठीक है, जो भी छोटा मोटा बैठा है वो आपसे कहेगा कैनवा का काम भी आप करो, आप ही एड्स चलाओ, कल को कहेगा कम्युनिटी का काम भी आप कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जाना, किसी की टर्म्स एंड कंडीशन पे ना जाना। जब ग्रिप पक्की होगी तो ऑटोमेटिकली आप ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा ट्राई करना कि बजाय इसके किसी छोटे मोटे ब्रांड में जाओ या किसी छोटी मोटी दुकान पे या किसी इसके छोटे मोटे ऑफिस में जाओ, एजेंसीज के ऊपर अपनी प्रोफाइल अपनी सीवीज ड्रॉप करो। ठीक है, एजेंसीज का मकसद ये होता है, एजेंसीज आपको सिखाती बहुत कुछ। आप जब ब्रांड में जाओगे ना, आप एक ही ब्रांड पे काम कर रहे हैं, लर्निंग क्या होगी, एक ब्रांड की। एजेंसीज में डिफरेंट नीश के डिफरेंट ब्रांड्स होंगे। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी लाइफ में 2 जूनियर देखे हैं, दोनों मेरे साथ अभी भी अटैच हैं। एक छोड़ गया, वो ग्रो एक्स चला गया, दूसरा भी अटैच है मेरे साथ, मेरे अकाउंट्स देख रहा था वो। उनको जब वो आए थे बिल्कुल जीरो थे, किसी ने कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं। एक मैं एफएससी करके आया था, दूसरा अभी मैट्रिक करके तो एफएससी में एडमिशन लिया था, वो आ गया था सीखने के लिए। तो हमने स्टार्ट में उनको 28 ऐड अकाउंट्स दिए थे, करो मैनेज। सर किसी के पास रेफरेंस नहीं, वो कैसे एजेंसी में यार रेफरेंस के बगैर भी होगा। अगर आप इंटर्नशिप पे जाओगे ना, डिफरेंट एजेंसीज में अपनी सीवीज ड्रॉप करोगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, एचआर का निकालो, उनसे राब्ता करो, आपको हो जाए। ये बेस मांग रहे हैं, कहां रखी? डिफरेंट एजेंसीज है, मैं आपको गिनवा देता हूँ। एडेक्स है, पोटैटोलॉजिक्स है, बूस्टर एक्स है, उसके अलावा ये 3 तो ऐसी हैं जहाँ पे आपके हो सकता है। डेटिंग वाले भी करवा रहे हैं? नहीं, डेप्सिंग नहीं करवाता। उसके अलावा भी आपको मिलता है जी, कौन सी है, ओजीफाई है। आप ना सिर्फ एक दफा ना कोई डिजिटल मार्केटिंग का ना पेज विजिट कर लो, आपको इतने एड्स नजर आएंगे डिजिटल मार्केटिंग के, आप उनके पास वेबसाइट खोलो, एचआर का नंबर लो, अपनी सीवी भेज लो,
बेशक उसमें हमारा एक्सपीरियंस भी हो। एक्सपीरियंस तो जीरो से आप स्टार्ट करते हो। फ्री में स्टार्ट करना है आप, देखिए पैसे नहीं देंगे। कोई भी पर्सन जब भी इंटर्नशिप पे जा रहा है, इंटर्नशिप का मतलब क्या है कि वो आपको सिखाएंगे, वहां पे तो जीरो एक्सपीरियंस ही होगा ना, जीरो एक्सपीरियंस के ऊपर ही वो आपको रखेगा, उसका काम ही है उसने आपको सिखाना है। हमने जितने इंटर्नी हायर करते थे हम यही करते थे कि आप उनके ऊपर टाइम लगाते थे, उन्हें सिखाते थे, उनको चीजें बताते थे, ईच एंड एवरीथिंग करते थे। सर इंडस्ट्री में ये भी तो है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, नहीं एक्सपीरियंस कम से कम थोड़ा बहुत होना चाहिए उसके पास के इंटरनेट को आपके पास है इस टाइम पे। देखो इस टाइम पे आपके पास इतना नॉलेज तो है कि आप इंटरव्यू दे सकते हैं, बता सकते हो हमें इस चीज का पता है। अगली चीज तो आपको वहां के में जो भी सीनियर बैठा है उसने सिखानी है, उसने गाइड करना है आपको, स्ट्रेटेजी ईच एंड एवरीथिंग उसने बताना है आपको। ठीक है, दूसरी चीज, अभी आपको लग रहा है आपने मेटा एड्स सीख लिए, आपको पता चल गया है, हफ्ते बाद मैं आपको लिख के देता हूं, आपसे मैं सबसे कैंपेन बनाऊंगा, सारे मिस्टेक्स करो, इसको डेली बेसिस के ऊपर अपने आप को अप टू डेट रखना। हर दूसरे दिन इसके अंदर नई अपडेट आ रही है, हर दूसरे दिन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी एक अपडेट के ऑडियंस सेगमेंटेशन में एक और इन्होंने ब्लॉक दे दिया जिसके अंदर आप कीवर्ड इंटरेस्टिंग की जगह प्रॉम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, इससे पहले क्या था, आप जब सीबीओ पे बजट रखते थे तो वो एडसेट्स पे डिवाइड करता था बजट, एड के ऊपर प्रॉपर कोई बजट नहीं था, बस जो परफॉर्म कर रहा है वो वही चले जा रहा है, बाकी पे बजट जाता ही नहीं था। अब जो न्यू अपडेट आई है उसके अंदर आप कोई भी स्पेसिफिक एड को स्पेसिफिक बजट दे सकते हो, जैसे हम एड सेट्स के ऊपर स्पेंडिंग लिमिट्स दे देते थे कि मिसाल के तौर पर एक कैंपेन के अंदर 3 एड सेट्स हैं, 2 अच्छे चल रहे हैं, एक नहीं चल रहा, लेकिन उसे बजट भी नहीं मिल रहा और हमें पता है वो परफॉर्मेंस दे सकते, तो हम एक मिनिमम स्पेंडिंग लिमिट सेट कर देते थे 400-500 रुपए की। अब यही चीज मेटा ने एड्स के लिए भी आपको इनेबल करना शुरू कर दी। हमारे मेरे पास एक दो एड अकाउंट्स है, उसके ऊपर आ गई कुछ एड नई अपडेट आती है, नोटिफिकेशन कहां पे आता है? कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, मेटा एड्स की अपनी न्यूज़ का एक है। सर जीमेल पे मुझे तो पता लगा, जीमेल पे आता है नोटिफिकेशन आ जाता है कि जिस कुछ बंदे भी नहीं आता। तो फिर अगर कोई वर्किंग कर रहा है उसको ना पता चले वो ना तो काम खड़ा हो। अच्छा, मुझे भी पता नहीं था इस चीज का। ठीक है, मैंने आपको क्यों कहा था कि अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो। आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? स्ट्रॉन्ग मींस मैंने आपको कहा था डेली बेस के ऊपर पोस्ट लगाओ, डेली एक पोस्ट उसके ऊपर कुछ ना कुछ शेयर करो, सरिया डाल लो उसकी पोस्ट से। मैंने जिम में एडमिशन लेके देने का स्ट्रॉन्ग है सर, जिस बंदे के पहले से सैलरी हो या एक बार रिफाइनरी का उसमें सरिया डलवाना है, मेंबर्स को ऐड करो इसमें। मिसाल के तौर पर मैं चला रहा सरिया किस तरह ले, मैं खुद अभी तक आजकल हुआ हूँ कि मैं पोस्टिंग नहीं करता। आपके 600 का सरिया के 1 2 3 फॉलोअर्स नहीं, मेरे 14 मेंबर्स ऊपर है सर मेरे पास तो 500 हो गए जो आपके मेंबर है 500 प्लस लिखा होगा, 500 प्लस आ गया प्लस ये चलाना 1 2 3 का मसाला लगा के ना हमारे 2000 का 3 का मसाला अपने कास्ट में करना है। ये कहाँ से पता है? कौन हो गया यार, कर रहा हूं इधर है बोर्डरूम। हां हां इधर है उधर ही बोर्डरूम है या गूगल टीवी है? गूगल नहीं नहीं मिसाल